हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एच स्टडी पॉइंट पर। तो हमने पिछले लेक्चर में मानव स्वास्थ्य और भोजन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य में जो भी संबंधित चीज़ें जो मानव स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में अपन ने संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन और विटामिन की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं एक बार जो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। संतुलित भोजन क्या होता है आपको बताया था मैंने, जिसमें कि कोई भी पोषक तत्व की क्या नहीं हो, कमी नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। दूसरा क्या बताया मैंने आपको? असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन क्या होता है? जिसमें कोई भी पोषक तत्व है उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, किसी ना किसी पोषक तत्व की कमी होती है। अब ये पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण आदि क्या होता है? पोषक तत्व होते हैं। फिर आता है कुपोषण। कुपोषण क्या होता है? पोषक तत्व की शरीर में जब कमी हो जाती है तो शरीर क्या हो जाता है? कुपोषित हो जाता है। जैसे बच्चों के शरीर देखे होंगे आपने, छोटे बच्चों में होता है ज़्यादातर ये, जब उन्हें पूर्ण रूप से पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं तब जाकर ये कुपोषण हो जाता है, उनके शरीर में कुपोषित हो जाता है उसका शरीर। जैसे कि उनका शरीर दुर्बल हो जाता है, पैर बहुत पतले से हो जाते हैं, ठीक है, शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। ये सब कुपोषण के शिकार होते हैं। कुपोषण कितने टाइप से होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। विटामिन कुपोषण, प्रोटीन और खनिज कुपोषण। अब विटामिन कुपोषण क्या होता है? देखिए, विटामिन कुपोषण में विटामिन की कमी के कारण जो रोग होता है उन्हें विटामिन कुपोषण कहते हैं। सबसे पहले विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? थायमिन भी कहते हैं। और इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। ये पिछले लेक्चर में अपन देख चुके हैं। ठीक है, इसमें 2 टाइप होते हैं, VB2 और VB3, यानी राइबोफ्लेविन और नियासिन। राइबोफ्लेविन क्या होता है? त्वचा फटने लग जाती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविनोसिस कहते हैं रोग को। और यहाँ पर क्या होता है? जीभ में क्या पड़ जाती है? होठों पर पपड़ी पड़ जाती है। ठीक है, इस रोग को क्या कहते हैं? पेलेग्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलेग्रा कहते हैं। ठीक है, चलिए, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। इसको क्या, इसका दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। जब इसकी कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है शरीर में? स्कर्वी रोग होता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपने ये सब रिवाइज किया होगा, एक बार फिर अपन रिवाइज कर रहे हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है। इसको सोफिया रोग भी कहते हैं। आपने सुना नहीं होगा, बता रहा हूँ, सोफिया रोग भी इसी को कहा जाता है। रिकेटस रोग को क्या कहा जाता है? सोफिया रोग। क्या रोग कहा जाता है? सोफिया रोग। चलिए, अब अपन पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो प्रोटीन कुपोषण अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण में क्या होता है? प्रोटीन की कमी के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक है, देखिए, जब भी जैसे जो भी गरीब व्यक्ति होते हैं या गरीब होते हैं जिनको सही रूप से खाना नहीं मिल पाता है, बच्चे जो होते हैं उनको सही रूप से जब खाना नहीं मिल पाता है तो उनमें क्या हो जाती है? उनके संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है तो प्रोटीन की कमी हो जाती है। जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उनका शरीर क्या हो जाता है? कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक है, अब प्रोटीन की कमी के कारण मुख्यतः 2 रूप से रोग होते हैं। कितने टाइप से रोग होते हैं? 2। एक होता है क्वाशियोकर। क्या है? क्वाशियोकर। ठीक है, एक रोग ये होता है। दूसरा रोग जो होता है प्रोटीन की कमी के कारण वो होता है मेरेमस। कौन सा रोग होता है? मेरेमस। याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछा जाता है ये क्वेश्चन
कि मेरेमस रोग या क्वाशियर रोग किसकी कमी के कारण होता है? क्या होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर क्वाशियर रोग जो होता है, क्वाशियोकर रोग जो होता है, इसके अंदर क्या होता है? जब प्रोटीन की कमी हो जाती है शरीर में तब होता है ये। ठीक है, इसके लक्षण क्या है? बच्चे का जो पेट होता है वो फूल जाता है। बच्चे का जो पेट होता है वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। ठीक है, बच्चे का पेट फूल जाएगा, साथ में क्या होगा? भूख बहुत कम लगेगी, चिड़चिड़ा हो जाएगा या पीला शुष्क उसकी त्वचा फटने लग जाएगी। ये सब उसके लक्षण होते हैं। क्या क्या होता है लक्षण में? अपन लक्षण लिख देंगे। लक्षण क्या क्या देखे अपन ने? इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं? बच्चे में होता है ज़्यादातर ये रोग, बच्चे का पेट फूल जाता है। बच्चे का पेट क्या हो जाता है? फूल जाता है। दूसरा रोग क्या लिखेंगे? लक्षण, भूख कम लगती है, भूख कम लगती है। तीसरा, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। क्वाशियर रोग किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ठीक है, चलिए फिर क्या होता है? त्वचा पर जो पीले और शुष्क धब्बे पड़ जाते हैं इनकी त्वचा पर, ठीक है, या फटने लग जाती है त्वचा, लेकिन ये इसके लक्षण हो गए। अब मेरेमस रोग में क्या होता है? मेरेमस रोग के अंदर जब प्रोटीन के साथ और दूसरे जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तब कौन सा रोग होता है? मेरेमस। इसमें क्या होता है? लक्षण लिख देंगे आप। शरीर दुर्बल हो जाता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, सूख जाता है शरीर। ठीक है, पूर्ण विकास नहीं हो पाता शरीर का, कमजोर हो जाता है शरीर। ठीक है, दुर्बल का मतलब कमजोर हो जाता है, पतला सा रह जाता है शरीर। दूसरा, आंखें कांतहीन होकर अंदर धस जाती है। कांतिहीन होकर मतलब शरीर सूख जाएगा। शरीर सूखने के बाद में उसकी आंखें जो रहेगी, आपने छोटे बच्चों में देखा होगा, ठीक है, शरीर बहुत पतला होता है, उसकी आंखें अंदर की तरफ धस जाती है, अंदर की तरफ धस जाती है। ठीक है, ये किसके लक्षण होते हैं? मेरेमस रोग के लक्षण होता है। किसके लक्षण होते हैं? मेरेमस रोग के। तो ये प्रोटीन कुपोषण में होता है। दूसरा अपने पास टाइप आता है खनिज कुपोषण। कौन सा आता है? खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण में क्या होता है? जो रोग खनिज की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? खनिज की कमी के कारण होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? खनिज कुपोषण। यानी खनिज की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? खनिज की कमी के कारण। खनिज कौन कौन से? जैसे नमक, लौह तत्व, ठीक है, पोटेशियम, ये सब खनिज हैं। कैल्शियम, ये सब क्या होते हैं? खनिज होते हैं अपने शरीर के अंदर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए देखिए, जब शरीर में खनिज की कमी हो जाएगी, किसकी कमी हो जाएगी? खनिज की कमी हो जाएगी, तो शरीर में इन तत्वों की कमी हो जाती है। कौन कौन से हो? जैसे नमक, लौह तत्व वगैरह जो भी हो गए। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे लौह तत्व। जब लौह तत्व की कमी हो जाएगी, किसकी कमी हो जाएगी? लौह तत्व की जब कमी हो जाएगी तो शरीर में जो रुधिर बनता है, शरीर में रुधिर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। किसकी कमी होती है? हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो शरीर कैसा हो जाएगा? शरीर पीला पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है, पीला हो जाता है शरीर में, हाथ में, या कभी भी आपने देखा होगा जिसमें भी रोग की कमी हो जाती है उसका शरीर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। शरीर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है। आपको पता ही होगा कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? हड्डियां कमजोर हो जाती है कैल्शियम की कमी के कारण। ठीक है, फिर नमक को क्या कहते हैं? सोडियम भी कहते हैं। सोडियम,
सोडियम की कमी हो जाती है तो क्या होता है, ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है थायराइड ग्रंथि पर। किस पर इफेक्ट करता है? थायराइड ग्रंथि पर इफेक्ट करेगा आपके। जब थायराइड ग्रंथि पर करेगा यानी कौन सा रोग हो जाएगा? गलगंड घेंगा रोग। कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग। गलगंड रोग भी कहते हैं इसको, और घेंघा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घेंघा रोग। घेंगा रोग में क्या होता है? गलगंड घेंगा रोग में जो गला होता है, आपका जो गला होता है, ठीक है, जैसे ये जो गला है, ये गला यहाँ से क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। गला क्या हो जाएगा? यहाँ से फूल जाएगा। उस समय उसको रोग को क्या कहते हैं? गलगंड घेंगा रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहता है? गलगंड घेंगा रोग कहते हैं। यानी गला जो होता है वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। उसको क्या कहते हैं? गलगंड घेंगा रोग होता है। इन सबकी कमी के लिए आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए, दूध पूर्ण रूप से अच्छे से दूध पीना चाहिए, प्योर, ठीक है, बहुत, या फिर आप कह सकते हैं अंडे खाने चाहिए, मांस वगैरह का तो ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। अंडे खाने चाहिए जिनमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर होते हैं, या शलगम आता है, शलगम खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। हीमोग्लोबिन की कमी भी उसी से आप पूरी कर सकते हैं। समझ में आई? चलिए, तो ये 3 पोषण थे अपन ने पढ़े। कौन कौन से पढ़े? विटामिन, प्रोटीन और खनिज कुपोषण। ये 3 कुपोषण अपन पढ़ चुके हैं। इन 3 कुपोषण के बाद में अब अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक जो है अपना, वो है मानव स्वास्थ्य के बारे में। किसके बारे में? मानव स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, मानव स्वास्थ्य 3 चीज़ों पर तो डिपेंड करेगा ही, जो अपन पढ़ चुके हैं, संतुलित भोजन पर, असंतुलित भोजन पर, ठीक है। भोजन के बाद में दूसरा जो मानव स्वास्थ्य है वो डिपेंड करता है मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य देखिए जल पर डिपेंड करता है, पानी पर, जो पीने का पानी होता है पानी पर डिपेंड करता है आपके। जैसा आप पानी पिएंगे उस पर भी डिपेंड, खाने की बात हो गई, ठीक है, पानी पर भी तो डिपेंड करता है आप कैसा पानी पीते हैं। जैसा आप पानी पिएंगे उसी के रूप में आपके शरीर पर इफेक्ट दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अच्छा पानी पिएंगे, शुद्ध पानी पिएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक है। अगर आप दूषित पानी पिएंगे तो आपका शरीर वैसे ही रोगों से ग्रसित हो जाएगा। समझ में आई? चलिए, सबसे पहले जो जल अपन पीते हैं, पीने के पानी का, जल का पीएच जो होता है, जो पीएच हो वो कितना होना चाहिए? 6.5 से 8.5 तक। पीने के पानी का जल पीएच कितना होना चाहिए? 6.5 से 8.5 तक उसका क्या होना चाहिए? पीएच होना चाहिए, ठीक है। चलिए, मानव स्वास्थ्य में पीएच कितना होना चाहिए? 6.5 से 8.5 तक होना चाहिए। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, जिस प्रकार से आज कोई भी व्यक्ति पानी का उपयोग कर रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि पानी की इतनी कमी आ जाएगी कि अपन को पानी को पीने को भी नसीब नहीं होगा, ठीक है। वैसे भी 1/4 ही पृथ्वी पर पानी है, बाकी सब तो वेस्ट है, समुद्र का पानी है जो पीने योग्य नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, पृथ्वी पर एकमात्र पानी ही ऐसी चीज़ है जो तीनों रूप में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। पानी ही प्रकृति में एक ऐसी चीज़ है जो कौन सी तीनों अवस्थाओं में पाई जाएगी? ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। और पानी ही, जल ही अपना क्या है? जीवन है। आपने पढ़ा भी होगा, जल ही जीवन है। अगर पानी नहीं है तो कुछ नहीं है, पानी ही है तो सब कुछ है, ठीक है। यानी स्वच्छ जल है तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा अपना। अब अपन पढ़ेंगे पानी की जो पी रहे हैं उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। पीने योग्य पानी के गुण, कौन कौन से गुण होने चाहिए? सबसे पहले तो पीएच कितना हो, मैं आपको बता चुका हूँ। पीएच कितना होना चाहिए? 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। अगर 6.5 से कम हो गया तो पानी कैसा हो जाएगा? अम्लीय पानी हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा वो। और 8.5 से ज़्यादा हो गया तो कैसा हो जाएगा? क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। कैसा प्रकृति का हो जाएगा? क्षारीय। ये अपन बाद में अपना एक चैप्टर है अम्ल और क्षार, उसमें पढ़ेंगे अच्छे से, और ठीक है। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ देखिए कि पीएच अगर स्टेबल रहेगा तो अपना शरीर क्या रहेगा? अच्छे से जो भी पोषक तत्व हैं पानी के अंदर, ठीक है, उनको अच्छे से ग्रहण कर पाएगा, जो भी पोषक तत्व हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होना चाहिए। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, ठीक है।
तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? तीसरा पॉइंट आप देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति कोई भी है अपना, उसको लगभग कितने पानी पीना चाहिए? 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए? 8 से 10 गिलास। ठीक है, अगर आप स्वस्थ अच्छे से पानी पिएंगे, साफ पानी पिएंगे, ठीक है, तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। पानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जो अच्छा और शुद्ध पानी है वो। ठीक है, ये कुछ अपने, और साथ में अच्छा स्वस्थ पानी पिएंगे तो क्या होगा? उपापचयी क्रियाएं शरीर में सही बनी रहती है। अब ये उपापचयी क्रिया क्या होती है? उपापचयी क्रिया अपन पढ़ेंगे भी, अपने चैप्टर है अपना प्रॉपर, उसमें भी पढ़ेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। उपापचयी क्रिया में होती है जो शरीर के अंदर आपके भोजन को पचाने के लिए जो काम करती हैं, वो उपापचयी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जो भोजन को पचाती है शरीर के अंदर। एक व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए? 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए? 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है, ताकि शरीर में पानी की कमी नहीं हो। अगर शरीर में पानी की कमी हो गई तो निम्न कोई भी रोग आपको शरीर में हो सकता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, कोई भी, अगर आप अच्छे से पानी पी रहे हैं प्रॉपर रूप से, तो कोई भी शरीर के अंदर कोई भी रोग आपके इंक्लूड हो ही नहीं सकता है। शरीर में अच्छे से आपकी ऊर्जा भी बनी रहेगी शरीर की, और सब चीज़ें अच्छे से होगी। चलिए, अब जो दुष्प्रभाव होते हैं, अगर पानी आप सही नहीं पीते हैं, ठीक है, उसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं? दूषित जल के प्रभाव, दूषित जल के दुष्प्रभाव। देखिए, अगर आप सही से पानी नहीं पिएंगे, सही से प्रॉपर रूप में जो आपको पानी पीना चाहिए वो अगर आप नहीं पीते हैं, तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। कोई भी, जैसे आपने पढ़ा होगा हैजा हो गया, जुकाम हो गए, बुखार, ठीक है, संक्रमित बीमारियां वो होती हैं जो एक से दूसरे में फैलती है, वायरल हो जाती हैं, वायरल। ये सब क्या होते हैं? दूषित जल के पीने से होते हैं। किसके कारण होते हैं? दूषित जल के पीने से होते हैं। दूषित जल में किस किस चीज़ की होती है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये सब जो कृमि होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, वो आपके शरीर में पानी पीने के साथ में आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जब आप वो पानी पिएंगे तो आपका शरीर में जब वो कीटाणु जाएंगे, विषाणु, जीवाणु जो भी आपके शरीर में जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, आपका शरीर रोगों से ग्रसित हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, कोई भी बीमारी आपके शरीर में आसानी से दूषित जल के द्वारा फैल सकती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, एक चीज़ होती है वायरल संक्रमण के कारण जो आपके शरीर के अंदर हेपेटाइटिस हो जाता है, फ्लू हो जाता है, कोरेला, टाइफाइड, पीलिया, ये सब क्या है? संक्रमण बीमारियाँ है। क्या है? संक्रमण बीमारी। संक्रमण यानी एक से दूसरे में फैलने वाली। क्या? टाइफाइड हो गया और पीलिया हो गया, फ्लू हो गया, ये सब क्या उनसे लोग हैं? संक्रमण बीमारियां हैं। कौन सी बीमारियां हैं? संक्रमण बीमारियां होती हैं ये सब। ठीक है, देखिए राजस्थान के अंदर दूषित जल के कारण, अब देखिए आपके घरों के आसपास अगर पानी भरा हुआ है तो उस दूषित जल के कारण क्या होता है? आपके शरीर में बहुत सारे आपके आसपास में बहुत सारे मच्छर, छोटे छोटे जीवाणु पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और बाद में वही आपके शरीर में प्रवेश करके आपको क्या कर देते हैं? आपको और आपके परिवार को रोगों से ग्रसित कर देता है, संक्रमित ग्रसित कर देता है। ठीक है, राजस्थान के अंदर ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। राजस्थान में एक जो बीमारी आई थी, राजस्थान में एक बीमारी आई थी, बालू या नारू रोग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बालू या नारू रोग। ये बहुत भयंकर बीमारी थी। ठीक है, जिससे किसके कारण हुई थी? दूषित जल के फैलने के कारण हुई थी। इसका जो जीवाणु होता है, ये संक्रमित बीमारी थी जो एक से दूसरे में फैलती जा रही थी। बहुत गंभीर समस्या थी ये, सबसे पहले जो आई थी वो। ठीक है, और इसका जो जीवाणु होता है या रोगजनक कह सकते हैं, जो रोगजनक होता है वो होता है ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। क्या होता है?
जो रोगजनक होता है इसका, क्या रोगजनक, जो रोगजनक होता है इसका वो है ड्रैकन कुलन्स मेडिनेसिस। याद रखेंगे आप, ये बालू और नारू रोग का क्या होता है, रोगजनक होता है, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस नामक एक कृमि है। कृमि यानी छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो, ठीक है, वो कृमि होते हैं। इस कृमि के कारण ही कौन सा रोग हुआ था, बालू। और ये कहाँ उत्पन्न हुए थे, ये क्या करता है, मनुष्य के आसपास जहाँ पर भी पानी जो इकट्ठा रहता है, बहुत समय से जो गंदा पानी होता है, दूषित पानी जो इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर ये अपना क्या कर देते हैं, अंडे छोड़ देते हैं, छोटे छोटे कृमि छोटे छोटे अंडे छोड़ देते हैं। और उसके बाद में वो क्या बन जाते हैं, जीवाणु बन के दूषित पानी के द्वारा आपके आसपास जो पानी, आपके मटके में या कहीं पर भी जो पानी होता है उसमें बैठ जाते हैं, और फिर वहाँ पर भी क्या कर देते हैं, उस पानी को संक्रमित कर देते हैं। जब आप वो पानी पीते हैं तो आपका शरीर क्या हो जाता है, रोग ग्रसित हो जाता है, नारू रोग से पीड़ित हो जाता है। समझ में आई बात। तो इस रोग से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आप लोगों को पानी, कहीं भी जो दूषित पानी है वो इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, कहीं पर भी दूषित पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। खैर अब ये बीमारी इतनी नहीं रही है, बहुत कम हो गई है, दूषित पानी इतना इकट्ठा नहीं होने देते हैं, लोगों में भी समझदारी आ गई है। 2000 के बाद में, सन 2000 के बाद में इसका कोई भी रोग अभी तक रोगी वापस से नहीं मिला है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये रोग वापस से उत्पन्न हो सकता है। तो सबसे बड़ी अपनी जिम्मेदारी क्या होती है कि हम लोगों को इस चीज़ से, राजस्थान में जो पानी जो भी इकट्ठा हो रहा है अपने घर के बाहर या कहीं पर भी जो पानी इकट्ठा हो रहा है उनसे बचना चाहिए अपन को, और कुछ नहीं है। पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, इसका अपन को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये है अपना दूषित जल जो होता है उसके बारे में। चलिए, अब जो अपना अगला पॉइंट आता है वो है मोटापा। क्या है, मोटापा। मोटापा का क्या इफेक्ट पड़ता है शरीर पर, देखिए। मोटापा यानी शरीर के अंदर वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। किसकी, वसा की मात्रा, वसा की अत्यधिक मात्रा से शरीर क्या हो जाता है, मोटापा ग्रसित होता है, मोटापा हो जाता है। इसी को चर्बी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चर्बी कहते हैं ना, चर्बी इकट्ठी हो गई है शरीर में, चर्बी के कारण क्या हो जाता है, मोटापा। देखिए, मोटापे के कारण बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो आपके शरीर में एंट्री कर सकते हैं, आ सकते हैं। कौन कैसे, जैसे हृदय रोग हो गया, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर बीपी हो गया, डायबिटीज़ जो होती हैं वो हो गया, ठीक है। फिर आपके पास में कैंसर, मतलब बहुत भयंकर बीमारियां जो होती हैं वो मोटापे के कारण आपके शरीर के अंदर क्या कर सकती हैं, प्रवेश कर सकती हैं। शरीर के अंदर क्या कर सकती हैं, प्रवेश कर सकती हैं आपके शरीर में, ठीक है ना। कैंसर वगैरह सभी आपके शरीर में हो सकते हैं। अब इसमें शरीर के अंदर क्या हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी मोटापे के कारण। अत्यधिक नींद भी आ जाती है, अत्यधिक नींद आती है, ठीक है। साथ में शरीर में आलस आ जाता है। शरीर कुछ भी काम करने से पहले शरीर में की ऊर्जा नहीं होती है, तो शरीर में उतनी क्षमता नहीं रहती है कि वो उस काम को कर सके, जिसे अपन आलस भी कह सकते हैं। आलस शरीर के अंदर छा जाता है पूरा। फिर किसके कारण होता है, कम व्यायाम के कारण। अगर आप शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं या व्यायाम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, योग अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो आपके शरीर में अंदर क्या बढ़ सकता है, मोटापा बढ़ सकता है। और एक समय के पश्चात यह आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक भी होता है, ठीक है। अब अपना एक पॉइंट लास्ट बचा है, वो है रक्तचाप। क्या है, रक्तचाप। इस रक्तचाप को अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में अपन रक्तचाप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि उन्हें भी, जो लोग 10th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें बताएं, ताकि उनको भी इन लेक्चर्स का फ़ायदा मिल सके और वो अपने 10th बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। आप इनको देखकर आपके नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, आपके नोट्स बनाइए। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके लिए वापस से सेपरेटली उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको भी लिए प्रोवाइड करवा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।